बहुत ही सुप्रसिद्ध संस्कृत साहित्यकार थे और उसके जीवन के बारे में यह जीवनी नरपद बारहट हड़वेचा ने लिखी है। उसके जीवन पर, जो जीवन पर लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? जीवनी। तो इसका साहित्य प्रकार है जीवनी। याद रखिए, क्या है साहित्य प्रकार? जीवनी। तो आप कृपया अपना हिंदी का पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 89 पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लेखक नरपद बारहट हड़वेचा का परिचय प्राप्त करते हैं कि राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपद बारहट हड़वेचा ने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि कार्य लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर, अपना परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे और प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसे लोग वंदनीय हैं। महापुरुषों की जीवनियां आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है, वर्णन। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू यानी मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमकने लगता है। इसलिए किसी बच्चे को मूर्ख मानना नहीं चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं नरपद बारहट हड़वेचा लिखे जीवनी महाकवि कालिदास। तो कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने हर्षचरित्र के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक यानी बच्चों के पारिवारिक रक्षक, उसे क्या बोलते हैं? अभिभावक। अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह हमें पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न यानी अलग अलग भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता यानी विद्वानता और चमत्कारिकता का प्रसंगों का वर्णन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम महाकवि कालिदास का जन्म और उसका परिचय प्राप्त करते हैं। तो कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन माना है। तो कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान, जहां महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग में प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान उज्जैन, जो MP यानी मध्य प्रदेश में है, उसको माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी नगरी का विशेष यानी दर्शनीय वर्णन किया है। दर्शनीय देखने लायक। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है, विनती की। अनुरोध विनती। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य चलता था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति यानी प्रगति चरम सीमा पर पहुंची हुई थी, यानी पूरी ऊंचाई पर है। चरम सीमा यानी पूरी ऊंचाई। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल
का ठीक ठीक से पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, संपत्ति, जितना साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, प्रगति उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति यानी प्रगति भी इस काल में ही अधिक हुई। तो राजा विक्रमादित्य ने हमसे अपने ही नाम से ईस्वीसन विक्रम संवत चलाया है। जैसे अभी विक्रम संवत 2021 चल रहा है। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कालिदास के अतिरिक्त और 8 और कवि भी दरबार में थे जो 9 रत्न कहलाते थे। 9 रत्नों में से एक रत्न है महाकवि कालिदास। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे, यानी अनपढ़, नहीं पढ़े हुए थे। जिस डाल पर बैठ के उसे ही काटते थे, ऐसे बुद्धू थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है, आप सुनिए। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा रहते थे। शारदानंद नाम के एक राजा रहते थे। उनकी एक गुणवान और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्योतमा। उसकी एक गुणवान और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्योतमा। वह बहुत ही देखने में सुंदर और रूपवती थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर देशों तक फैली हुई थी। विद्योतमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत बड़ा घमंड था, अभिमान था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, और शास्त्र संबंधी अर्थ रोचक एवं दिलचस्प, जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। शास्त्र संबंधी अर्थ में हरा देगा उसके साथ वह विवाह करेगी। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी कि जो शास्त्र के अर्थ में संबंध में मुझे हरा देगा उसके साथ वह विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जाहिरात की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती थी, वहां के विद्वान और महाकवि पेज नंबर 90 पर तथा पंडित विद्योतमा से शास्त्र संबंधी अर्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हुआ, यानी दुख का अनुभव हुआ और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर यह तय यानी निश्चय किया कि विद्योतमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड यानी अभिमान टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे, ऐसा सोचा उन लोगों ने। अतः अब वे एक ऐसे मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोगवश उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को बैठा हुआ काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी कि वह वहां कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लिए। पंडित उसे विद्योतमा के पास शास्त्र संबंधी बातचीत करने के लिए ले गए। राजकुमार विद्योतमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के अच्छे जानकार भी है, आपके साथ शास्त्र संबंधी बातचीत करने यहाँ आए हुए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे,
उसका मौन व्रत कर रहा है, न बोलने का व्रत। इसलिए संकेत यानी इशारे से ही बातचीत करेंगे। विद्योधमा पंडितों की यह छल या कपट भरी बातचीत नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ यानी बातचीत के लिए तैयार हो गए। उसने युवकों को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक ही है। बराबर, उंगली दिखाई जिसका भाव था भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योधमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरु जी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। इस बार राजकुमारी विद्योधमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया और उस मूर्ख युवक ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है, इशारा कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत दिया। पंडितों ने इस बार भी विद्योधमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, अलग अलग रहने में नहीं। ऐसा बताया कि 5 तत्वों के मिलने से ही इस सृष्टि संसार का निर्माण हुआ है, अलग अलग रहने से नहीं। इस तरह उपरोक्त ऊपर कहा हुआ शास्त्र बातचीत में विद्योधमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक यानी अचानक बोल बैठा, उठ उठ। उसको बोलते सुनकर विद्योधमा एकाएक चौंक उठी, आश्चर्यचकित हो गई। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों के छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योधमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। कठोर उपासना से उसे मां काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। विद्या ने शाखा कुशल, प्रवीण होशियार, कुशल हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योधमा के पास लौटे। तभी द्वार बंद ही था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योधमा से प्रार्थना की, अनावृत कपाट द्वार देहि, अनावृत कपाट द्वार देहि। क्या बोलना है? बंद कपाट के द्वार खोलो, अनावृत कपाट द्वार देहि, के बंद दरवाजा खोलिए। अनावृत खुला हुआ, बराबर, के बंद दरवाजा खोलिए। द्वार अनावृत खोलो, अनावृत कपाट द्वार देहि, जो दरवाजा बंद है उसे आप खोलिए। अंदर से पत्नी विद्योधमा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष, बराबर, अस्ति कश्चित वाग विशेष, वाणी में कुछ विशेषता है? वाग है वाणी, विशेष, अस्ति कश्चित वाग विशेष, आपकी वाणी में कुछ विशेषता है? इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः उमा संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योधमा को सुनाई। विद्योधमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। इस प्रकार किसी को भी हमें मूर्ख मानना नहीं चाहिए। महाकवि कालिदास जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को तोड़ रहे थे। सारे पंडित विद्वानों ने उसे मूर्ख समझकर विद्योधमा के साथ उसकी शादी करवा दी, लेकिन
विद्योतमा ने उसे परीक्षा लेने के लिए अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और तभी महाकवि कालिदास ने बहुत बड़ा तप किया और वह शीघ्र ही कठोर उसने उपासना की महाकाली की, और महाकाली की उपासना करने से उसका नाम कालिका दास यानी कालिदास नाम प्राप्त हुआ और शीघ्र ही सारी विद्या प्राप्त करके राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा अनुभव प्राप्त कर वह विद्योतमा के पास वापस लौटे अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। इसलिए कोई भी मनुष्य मूर्ख नहीं होता है। वो कभी भी, भले ही कालिदास युवान होने तक अनपढ़ थे, निरक्षर थे, लेकिन बाद में उसने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और आज वो संस्कृत साहित्य के महान साहित्यकार और कवि है। तो हमें भी मन में आत्मविश्वास और पढ़ने की भावना, मेहनत करने की भावना अगर जागृत हो जाए तो हम भी इस कालिदास की तरह विद्वान बन सकते हैं। विद्यार्थियों आपको भी पढ़ने में रुचि होनी चाहिए और हमेशा मन लगाकर पढ़ना चाहिए। आगे पेज नंबर 91 पर, तो प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। कालिदास जो प्रकृति का वर्णन करते हैं उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, उसकी जोड़ में आ सके ऐसा कोई नहीं है। आप पढ़ लीजिए उसका लिखा हुआ रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, जिसमें प्रकृति का बहुत ही अनोखा उन्होंने वर्णन किया है। तो उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। राजा जो है वो प्रजा का शासन करने वाला शासक नहीं, उनकी रक्षा करने का अधिकार भी उसका, वह उसका पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से सबसे पहला है ऋतु संहार, जिसमें ऋतुओं का वर्णन है। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय कराया है। ऋतुओं तथा प्रकृति, कुदरत का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य किसी ग्रंथों में नहीं है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा की बात है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीय, कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया हुआ है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर का वध तक की कथा उसमें वर्णित है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिय को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया हुआ है। इस काव्य में वर्षा काल यानी बारिश का मौसम और विरह का वर्णन खूब निखरा हुआ है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है और कहा है, तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश कहाँ मोटी बुद्धि वाला, मैं तिनको से बड़ी छोटी सी नाव लेकर
मैं अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तर अधिकारियों तक की कथा इस रघुवंश में दी हुई है। महाकवि कालिदास का 7वां और सबसे उत्तम उत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है नाटक के। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है और हमेशा रहेंगे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सब की झलक देखने को मिलती है। तो ऐसे थे महाकवि कालिदास। इन्होंने विद्योत्तमा से शादी करने का मुहूर्त, लेकिन बाद में उसने निश्चय किया और महाकाली की बहुत बड़ी कठोर तप किया, उपासना की। बाद में उसका नाम कालिका दास यानी कालिदास पड़ा। बाद में अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। तो विद्यार्थी मित्रों, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता है जो कुछ नहीं कर सकता है। अगर मन में हम एक दृढ़ निश्चय कर ले तो हम कुछ भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में निश्चय होना चाहिए कि मुझे यहाँ बनना है, यहाँ करना है, तो आप मेहनत करके वह काम कर सकते हो। प्रस्तुत जीवनी से हमें यही बोध मिलता है कि हम भी महाकवि कालिदास की तरह भले ही ऐसे महाकवि न बन पाए, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे संस्कार, एक सम्मानित व्यक्ति की तरह हम सफलता के शिखर जरूर सर कर सकते हैं। आइए यहाँ कुछ पंक्तियां भी अस्ति कश्चित वाग विषय, वाणी में कुछ विशेषता है। तो कालिदास तो विद्या प्राप्त करके तभी उन्होंने विद्योत्तमा को सुनाया अनावृत कपाट द्वार, या बंद दरवाजा खोलिए। तभी विद्योत्तमा से सुनाने के अस्ति कश्चित वाग विशेष, वाणी में ताकि कुछ विशेषता है, तभी वह अपनी बात सुनाते हैं और कहते हैं कुमार संभव मेघदूत, तो उसने लिखा हुआ था वो सब ग्रंथ सुनाकर तभी वह अपना महाकवि होने का बात वह साबित करते हैं। तभी विद्योत्तमा अपने घर का दरवाजा खोलती है और इस प्रकार हम महाकवि के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा है अभिभावक तो बच्चों के पारिवारिक रक्षक, दर्शनीय तो देखने लायक, अनुरोध तो आग्रह, चरम सीमा तो पूरी ऊंचाई, निरक्षर तो अनपढ़, रोचक तो दिलचस्प, शास्त्र तो शास्त्र संबंधी अर्थ या वाच्य, ग्लानि तो दुख, मौन तो न बोलना, उपरोक्त तो ऊपर कहा हुआ, एकाएक तो अचानक, उपासना तो दूजा, विद्या तो शाखा, प्रवीण तो कुशल, अनावृत तो खुला हुआ, देही तो दो। देख लीजिए आप ये शब्दार्थ। आगे हम स्वाध्याय में देखते हैं। तो स्वाध्याय में एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो कालिदास के जन्म स्थान का नाम होता है, कालिदास का जन्म स्थान उज्जैन यानी उज्जैन माना जाता है। मेघदूत का नायक कौन है? मेघदूत का नायक एक यक्ष है। विक्रम संवत का आरोप किसने करवाया था? तो विक्रम संवत का आरोप उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। हमने पहले ही देखा कि विक्रम संवत का आरोप उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। अब 3-4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? तो निरक्षर कालिदास जिस पेड़ की डाली पर बैठे थे उसी पेड़ की डाली को काट रहे थे, उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञता प्रकट होती है। सेकंड, विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। बार-बार पूछा गया है एग्जाम में, सेकंड एग्जाम में। विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवान, विदुषी और बहुत ही सुंदर थी। उसके रूप गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी।
उसे अपने रूप गुण और ज्ञान का बहुत बड़ा घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उससे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम बताइए। तो महाकवि कालिदास की कृतियां, पहला ऋतुसंहार, दूसरा मालविका अग्निमित्रम, तीसरा विक्रमोर्वशीय, चौथा कुमार संभव, पांचवा मेघदूत, छठा रघुवंश और सातवां अभिज्ञान शाकुंतलम। इतनी रचनाएं की है। अब शब्द समूह के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए, वो भी हम देख लेते हैं। शब्द समूह के लिए शब्द जिसमें सबका हित समाया हुआ हो तो सर्वहितकारी। सेकंड, विद्वानों द्वारा की जाने वाले शास्त्रों की चर्चा। तो सेकंड में शास्त्रा, विद्या में जो उत्तम हो, विद्योत्तमा। तो विद्या में जो उत्तम होते क्या बोलते हैं, विद्योत्तमा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड हमने देखा को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में खाली जगह भाव था, ईश्वर के एक होने का भाव था। क्या था, ईश्वर के एक होने का। सेकंड, ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक खाली जगह बोल उठा, उठ उठ। फिर थर्ड, सेकंड, सृष्टि का निर्माण खाली जगह तत्वों के मेल से होता है। तो सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों के मेल से होता है, बरोबर। तो सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों के मेल होता है, जल और पृथ्वी, वायु, अग्नि, ऐसे जल थल तल, 5 जो तत्व है उसके मेल से पृथ्वी का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था स्वाध्याय। आपको होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क आप लिख लीजिए। एक प्रश्न का जवाब लिखना है। महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम बताइए। तो आपको महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम बताइए। यहाँ प्रश्न का जवाब लिख रहा है। नोट डाउन दिस होमवर्क।